चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और जानते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य मगध की कहानी। ये वो धरती थी जहां से एक ऐसे साम्राज्य की नींव पड़ी जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो इस सफर में हम मगध के इतिहास को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सत्ता का उदय कैसे हुआ, फिर मौर्य साम्राज्य के दौर में ये अपने शिखर पर कैसे पहुंचा। इसके बाद देखेंगे वो दौर जब इसमें उतार चढ़ाव आए, और आखिर में बात करेंगे कि इसकी विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सवाल यही उठता है कि उस दौर में जब 16 बड़े बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, तो आखिर मगध में ऐसा क्या खास था, ऐसा क्या था कि वो सबको पीछे छोड़कर एक विशाल साम्राज्य बन गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, मगध की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी उसकी लोकेशन, मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति। इसकी जो शुरुआती राजधानी थी राजगीर, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। सोचिए, एक तरह का प्राकृतिक किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। और तो और गंगा और सोन जैसी नदियां थीं जो व्यापार के लिए भी शानदार थीं और सुरक्षा भी देती थी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और देखते हैं कि मगध की इस बेमिसाल ताकत की नींव आखिर रखी कैसे गई। अच्छा, मगध के इस शानदार उदय का असली श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है हर्यक वंश, और इसके शासक थे बिंबिसार, जिन्हें मगध का असली संस्थापक भी माना जाता है। उनके बाद आए उनके बेटे अजातशत्रु, जिन्होंने इस विरासत को और आगे बढ़ाया, और फिर उदयीन ने राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। और पाटलिपुत्र ये वो शहर था जो आने वाली कई सदियों तक भारत की राजनीति का केंद्र बना रहा। अब बिंबिसार की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। वो सिर्फ ताकत पर नहीं, दिमाग पर भी यकीन करते थे। उन्होंने क्या किया, कोसल और वैशाली जैसे शक्तिशाली राज्यों के साथ शादी के रिश्ते बनाए। कोसल नरेश की बहन महाकौशला और लिच्छवी राजकुमारी चेलना से शादी करके उन्होंने अपने राज्य को दोनों तरफ से सुरक्षित कर लिया। और जब वो सुरक्षित हो गए, तब उन्होंने अंग जैसे अहम राज्य पर हमला करके उसे जीत लिया। मतलब पहले कूटनीति, फिर विजय। तो ये एक तरह से पूरी कहानी का सार है। देखिए कैसे एक एक करके राजवंशों ने मगध को और बड़ा बनाया। हर्यक वंश ने एक मजबूत नींव रखी। उनके बाद शिशुनाग वंश ने अवंती जैसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाया। और फिर आए नंद, जिन्होंने पहली बार विंध्य पहाड़ों को पार किया और सही मायनों में भारत के पहले विशाल साम्राज्य की सोच को हकीकत में बदला। और अब हम पहुंचते हैं मगध के इतिहास के सबसे सुनहरे पन्ने पर, मौर्य काल। ये वो दौर था जब मगध की ताकत और उसका असर अपने चरम पर था, मतलब अपने जेनिथ पर। कहानी कुछ यूं है कि नंद वंश का जो आखिरी शासक था धनानंद, उसके जुल्म से लोग तंग आ चुके थे। और इसी माहौल में एक नौजवान सामने आया, चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु और उस दौर के सबसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य की मदद से उन्होंने नंदों को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ राजा का बदलना नहीं था, ये एक पूरे नए युग की शुरुआत थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 लाख। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। सोचकर देखिए, ये तो सिर्फ पैदल सैनिक हैं, इसके अलावा हजारों घुड़सवार और हाथी अलग थे। ये उस जमाने की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक थी, और इसी सेना के दम पर पूरे भारत को एक करने का सपना पूरा हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक ने इस साम्राज्य को और भी बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया कलिंग युद्ध के बाद। उस युद्ध के बाद उन्होंने लड़ाई का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म का रास्ता अपनाया। अब ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, ये एक तरह से नैतिक आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी और शांति का एक सिद्धांत था। तो अशोक के एक तरह से 2 चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ कलिंग युद्ध से पहले का अशोक, जो एक विजेता था, जो अपनी सैन्य ताकत से साम्राज्य को फैला रहा था। और दूसरी तरफ युद्ध के बाद का अशोक, जो धम्म का प्रचारक बन गया, जिसने तलवार छोड़कर लोगों के दिल जीतने की कोशिश की, नैतिकता से शासन करने की कोशिश की। और ये वाकई इतिहास के सबसे बड़े पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक गिना जाता है। तो सवाल है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? वजह थी कलिंग युद्ध में हुआ भीषण खून खराबा। ऐसा माना जाता है कि उस एक जंग में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। इस तबाही को अपनी आंखों से देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया और उन्होंने कसम खाई
कि वो भविष्य में कभी हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है। मौर्यों के पतन के बाद मगध की वो चमक, वो गौरव कुछ समय के लिए जैसे फीका पड़ गया। ये एक लंबा दौर था, उतार चढ़ाव का, टूटने का और फिर से जुड़ने का। चलिए देखते हैं इस दौर में क्या क्या हुआ ये कि मौर्यों का साम्राज्य इतना विशाल था कि उनके बाद आने वाले शासक उसे संभाल ही नहीं पाए। धीरे धीरे शुंग और कण्व जैसे छोटे छोटे राजवंश सत्ता में आए, लेकिन अब मगध वो पहले वाला मगध नहीं था जो पूरे भारत का इकलौता पावर सेंटर हो। साम्राज्य बिखर चुका था कई छोटे छोटे राज्यों में। इस दौर में एक और बड़ा बदलाव आया और वो था सांस्कृतिक बदलाव। देखिए, मौर्य शासक खासकर अशोक बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, उसके संरक्षक थे। लेकिन जब शुंग वंश आया तो उसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक परंपराओं और यज्ञों को फिर से बढ़ावा दिया। इसीलिए इस दौर को अक्सर वैदिक पुनरुत्थान या वैदिक रिवाइवल का दौर भी कहा जाता है। और फिर कई सदियों के अंधेरे और बिखराव के बाद मगध की खोई हुई शान वापस लौटी, गुप्त वंश के साथ। श्रीगुप्त ने इसकी नींव रखी, लेकिन समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये अपने शिखर पर पहुंचा। पाटलिपुत्र एक बार फिर एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बना, और यही वो समय था जिसे हम विज्ञान, कला और साहित्य के लिए भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इतने उतार चढ़ाव और हजारों साल के इस सफर के बाद आखिर मगध ने भारत को दिया क्या, उसकी विरासत क्या है? चलिए आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। देखिए, गुप्तों के बाद भी पाल जैसे राजवंशों ने इस इलाके पर राज किया, लेकिन सच तो ये है कि तब तक मगध अपना जो सबसे जरूरी काम था वो पूरा कर चुका था। उसने भारत को एक ऐसी मजबूत नींव दे दी थी जिस पर आने वाली सदियों की इमारत खड़ी होनी थी। तो मगध की विरासत को अगर हम 3 बड़े स्तंभों में देखें तो वो कुछ ऐसे होंगे। पहला, राजनीतिक एकता। इसने पहली बार एक अखंड भारत की, एक यूनिफाइड सब कॉन्टिनेंट की सोच को हकीकत में बदला। दूसरा, कुशल प्रशासन। मौर्यों का जो गवर्नेंस का मॉडल था वो आने वाली कई सदियों तक एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता रहा। और तीसरा, धार्मिक क्रांति। ये वही जमीन है जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के उदय और फिर पूरी दुनिया में उनके फैलाव का केंद्र बनी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मगध सिर्फ एक साम्राज्य का नाम नहीं है, ये एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है। इसने भारत को वो प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा दिया जिस पर आज भी देश की नींव टिकी है, और साथ ही एक ऐसी सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत दी जो अनमोल है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। कभी सोचिएगा, अगर मगध साम्राज्य न होता, अगर उसने भारत को एक करने का वो सपना न देखा होता, तो आज का भारत कैसा दिखता? क्या वैसा ही होता जैसा हम उसे आज जानते हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।